नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, आपको पता है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज को हमने शुरू किया है और आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या 280 से लेकर के 347 तक। हिंदी साहित्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम रिवीजन भी कराते हैं पिछली सीरीज के जो हमने पढ़ा दिए हैं, यानी 279 जो क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करा दिए हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस हम आज रिपीट के तौर पर लेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी होगा। और इस तरह से 1000 ओरिजिनल प्रश्नों को हम 1500 प्रश्न की सीरीज में तब्दील करेंगे और इससे होगा ये कि आपका टेस्ट भी होता रहेगा और आप अपने 1000 प्रश्न जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं साथियों, उन सभी को तैयार कर पाएंगे। मेडल स्कॉलर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद है आपका, क्योंकि आपने पसंद किया है अपने इस चैनल को। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारा हमने कंटेंट ऑलरेडी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का करा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्यारे विद्यार्थियों, 280 नंबर के प्रश्न से आज शुरू करते हैं। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो याद रखिएगा, द्रविड़ भाषाओं में सबसे ज्यादा बोली जाती है तेलुगु। 281वां, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो तमिल भाषा ऐसी है जिसे सभी भाषाओं की जननी माना गया है। याद रखिएगा। 282वां प्रश्न है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो वो भाषा है संस्कृत। यानी जब बात आती है द्रविड़ परिवार की भाषाओं की जननी की, तो आपको तमिल लिखना है, और बात आती है आर्य भाषाओं की जननी की तो संस्कृत लिखना है। द्रविड़ में तमिल और आर्य भाषाओं की जननी है संस्कृत। 283वां प्रश्न, संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो संस्कृत से सर्वाधिक जो टच करती है वो है तेलुगु। यहाँ पर आप तमिल भाषा को मत लिखिएगा, यानी मलयालम और तमिल भी संस्कृत से टच में है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो संस्कृत से प्रभावित भाषा है साथियों वो तेलुगु है। 284वां प्रश्न है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया। अगला, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो राजभाषा कहा है, राष्ट्रभाषा नहीं कहा है। यही कारण है कि विद्यार्थी गलती करता है। तो याद रखिएगा, हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खैर जो थे वो राजभाषा के प्रथम आयोग के अध्यक्ष थे। उर्दू किस भाषा का शब्द है? 227वां प्रश्न है 287, और इसका है उर्दू किस भाषा का शब्द है? वो है तुर्की। 228वां प्रश्न है, देश का एकमात्र किस राज्य की भाषा अंग्रेजी है? याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर रिपीट होता है प्रश्न। नागालैंड ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। 289वां प्रश्न है, बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे? तो बिहारी रीति काल के कवि थे। ये याद रखने वाला प्रश्न है। 290वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तकार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इस भूमिका में उसका शीर्षक क्या था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गूढ़ रहस्य का प्रश्न है, अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तकार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। यानी जब ये पुस्तक छपी थी उससे पहले हिंदी शब्द सागर में छप चुकी थी अधिकांश सामग्री, और उस भूमिका में उसका शीर्षक क्या था? हिंदी साहित्य का विकास। याद रखिएगा, जब भी ये पुस्तक के रूप में सामने आई उससे पहले ये सामग्री हिंदी साहित्य के इतिहास विकास के रूप में ये हमारे को देखने को मिली थी। बात करते हैं 291वें प्रश्न की, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस। 292वां प्रश्न, किस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है? वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के आधार पर किया गया है। यह मान्यता किस इतिहासकार की है? तो ऐसी मान्यता रखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है और अलग काल माना गया है, ऐसा मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का।
293वां प्रश्न है, केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो आपको पता है मलयालम। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? ऐसे भी पूछा जा सकता है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है किस राज्य की केवल राजभाषा अंग्रेजी है? तो आपको नागालैंड लिखना है। और आपको ये पूछा जा सकता है कि नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो आपको अंग्रेजी लिखना है। 295वां प्रश्न है, हिंदी को राजकीय भाषा या कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1965 को हिंदी को राजकीय भाषा या कार्यालय की भाषा घोषित किया। ये डेट आप याद रखिएगा। 296वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में एकमात्र भाषा है अंग्रेजी, उसको नहीं दिया गया है। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित जो भाषा है वो है खासी। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो याद रखिएगा मराठी ही एक है भाषा जो कि द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है। साथियों, बात करते हैं 299 प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें अधिक संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। 300 प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किसने किया? तो लॉर्ड मैकाले द्वारा अंग्रेजी को भारत में लाया गया, यानी मैकाले शिक्षा पद्धति भी इसको बोला जाता है। 301वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? तो वीर गाथा काल नाम दिया है। 302वां प्रश्न है, भारत की प्राचीन भाषा क्या है? तो संस्कृत। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? अत्यधिक प्रशंसा करना। 304वां प्रश्न है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई, यानी वीर गाथा काल जब था, यानी आदि काल जो जिसको वीर गाथा काल कहा है, उसके सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं। कबीरदास की भाषा क्या थी? तो सदुक्कड़ी। ये रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी हम इसको पढ़ा चुके हैं कि कबीरदास की भाषा क्या है, तो याद रखिएगा सदुक्कड़ी। शिवा बामनी के रचनाकार कौन है? ये भी हमने पिछली आपको वीडियोज में पढ़ा दिया है। इसके रचनाकार आपको याद आ रहा होगा, वो है भूषण। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसा प्रश्न विद्यार्थी गलत करके आते हैं। याद रखिएगा, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के आश्रित कवि जो थे वो थे मतीराम। भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो ये मैंने ऑप्शंस आपको नहीं दिए हैं, डायरेक्ट आप ऑनलाइनर क्वेश्चंस है, याद कर लीजिए इसको। भूषण का जो ग्रंथ है लक्षण ग्रंथ वो है शिवराज भूषण। निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? बिहारी सतसई ऐसा ग्रंथ है जिसकी सबसे ज़्यादा टीकाएं लिखी गई हैं, और बिहारी सतसई का जो वीडियोज हमने बनाया है अलग से फर्स्ट ग्रेड के लिए, वो आप देख सकते हैं, उसको हमने पढ़ा दिया है। वीर गाथा काल के कवि नहीं हैं, वह है नामदेव। और हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। मैं रिपीट करता हूँ, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले, हिंदी जो कविता थी पहले छंदों की बहुत ज़्यादा संख्याएं थी, उसे मुक्त कराने वाले थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पल्लव के रचयिता पूछा है तो सुमित्रानंदन पंत हैं। और 314वां प्रश्न पर आ जाते हैं, चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल। और निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो याद रखिएगा, हिंदी में लिखने वाले थे राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें आत्मकथा सबसे पहले आत्मकथा लिखी वो अलग है, लेकिन हिंदी में लिखी है वो है राजेंद्र प्रसाद। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो क्षेत्र विशेष से। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो विद्यार्थियों, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी। 318वां प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम आपको पता ही है, उत्तंड मार्तंड है। और छायावाद के प्रवर्तक का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वो है जयशंकर प्रसाद जी। 320वां प्रश्न, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम काफी बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, मंगलसूत्र। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था उर्वशी पर। सुहाग के नुपुर 323वां प्रश्न है, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर। 324वां प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। 325वां प्रश्न, अशोक के फूल निबंध संग्रह, ये अशोक के फूल है वो निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी।
झरना एक काव्य संग्रह है, इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। दुरित दुख दैन्य नाथे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भूप्रात, पंक्ति के रचनाकार बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, सुमित्रानंदन पंत जी। निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भवभूति राम के निकट है, प्रश्न आपको याद आ रहा होगा, ये कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। ये रिपीटेड प्रश्न है। राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है, आप बताइए। जागो फिर एक बार और तुलसीदास, ये दो कविताओं में सार तत्व समाहित है राम की शक्ति पूजा में, जागो फिर एक बार और तुलसीदास। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 330वां है, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के हैं मैथिली शरण गुप्त जी। 331वां प्रश्न विद्यार्थियों, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, ये किसने कहा? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। 332वां प्रश्न, रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, इस पंक्ति के रचयिता आपको पता ही है तुलसीदास जी हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीरदास। 335वां प्रश्न, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन हैं? तो सूरदास जी हुए हैं। 336वां प्रश्न है, भूषण किस रस के कवि हैं? तो आपको पता ही है, भूषण वीर रस के कवि हैं। 337वां, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को कहा जाता है। 338वां प्रश्न लेते हैं, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है, उसका विषय निरूपण। ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे रिलेटेड प्रश्न है। इससे समझ विद्यार्थी की पता चलती है कि उपन्यास और कहानी में मूल अंतर क्या होता है, उसके विषय निरूपण में अंतर होता है। 339वां, हिंदी पत्रिका कादम्बरी के संपादक कौन है? तो हिंदी पत्रिका कादम्बरी के संपादक है राजेंद्र अवस्थी जी। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी वीर रस के कवि माने जाते हैं। 340वां प्रश्न था। 341वां प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो ये क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चारू शब्द की शुद्ध भावनात्मक संज्ञा अगर आपसे पूछता है तो चारू शब्द की भावात्मक संज्ञा होती है, वो है चारुता। इसी तरह से 343वां प्रश्न आपके सामने है, हिंदी भाषा की बोलियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी में आती है। इसी तरह घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था कौन सी है? तो घनिष्ठतर है। ये प्रश्न रिपीटेड है। 345वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? तो जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास का नाम है परख। और 346वां प्रश्न है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी एक महाकाव्य है। अब आज का अंतिम प्रश्न है 347वां, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो गागर में सागर भरने की कार्य एक ही कवि हैं, हमारे बिहारी लाल। तो विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आज 280 से 347 प्रश्न हमने हल किए हैं और इनमें कुछ रिपीटेड थे जो आपको टेस्ट का काम करेंगे। और ये प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। 1000 प्रश्न से यकीन मानिए आपके आधे से ज़्यादा पेपर हल हो जाएगा। तो और जो विद्यार्थी आज पहली बार जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि उनके लिए एक छोटा सा संदेश है, वो आप सुन लीजिए। विद्यार्थियों, YouTube पर पढ़ाई का एकमात्र गारंटी वाला चैनल है मेडल स्कॉलर। हम कवर कराते हैं हिंदी साहित्य को। हिंदी साहित्य आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात कर लें या सेकंड ग्रेड की बात कर लें या बात करें एसएससी ट्रांसलेटर की और यूजीसी नेट की, हिंदी से तैयारी कराते हैं। बहुत सारा कंटेंट हमने करा दिया है। स्क्रीन पर आपको वीडियोस के थंबनेल्स दिख रहे हैं, प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, उनमें जाकर के आप देख लीजिए, आपको बहुत सारा कंटेंट उसमें मिल जाएगा। हम देते हैं हैंड रिटन नोट, बिना किसी शुल्क की तैयारी कराते हैं विद्यार्थियों। आशा है आप हमसे जुड़ेंगे और ये कंटेंट आपको पसंद आएगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।